आज एक बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है अभिषेक दुबे सर के साथ। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं वो, अच्छी पर्सनालिटी हैं वो। 2008 से पर्यावरण के लिए लगातार अभियान निकाल रहे हैं और 2012 से वे वीगन हैं। करीब 10 सालों में उन्होंने बहुत सारे लोगों को बदला है। उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लखनऊ और गोंडा में वो बहुत बड़े लेवल पे अभियान निकालते हैं, पर्यावरण के लिए भी, साथ साथ वीगन एक्टिविज्म के लिए भी। तो उनके साथ बहुत ही बेहतरीन सेशन हो रहा है अभी। तो चलिए देखते हैं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, उनका नाम अभिषेक दुबे है। अभिषेक दुबे जी की जन्मभूमि गोंडा है और कर्म भूमि लखनऊ है। ये 2008 से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और 2012 से वीगन और एनिमल एक्टिविज्म का भी कार्य कर रहे हैं। उसके लिए बड़े पैमाने पर ये लोग जागरूकता करते हैं। इस अभियान में इनके साथ सैकड़ों लोग जुड़े रहते हैं। स्वागत है अभिषेक भैया का। कैसे हैं आप अभिषेक भैया? धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। भैया, आपका मैंने छोटा परिचय दिया है। आप मेरे बड़े भाई के समान हैं। अब से जो भी मैं आपको संबोधन करूंगा, अभिषेक भैया से ही करूंगा और आप अपना पूरा परिचय यहाँ पर हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद। तो मेरा नाम अभिषेक दुबे है और थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। मेरा जो जन्म स्थान है वो गोंडा नहीं है। वो गोंडा, अयोध्या और बस्ती का जो बॉर्डर है, तो मेरा ननिहाल है वहां पर और वो मेरा जन्म स्थान है। तो लगभग अयोध्या के जस्ट पास ही में है। और बाकी गोंडा में और लखनऊ में हम लोग पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए विगत लगभग 14 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो परिचय मेरा यही है कि मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूँ और अपने शिक्षा के रूप में मैंने डिप्लोमा किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और मैंने लॉ भी किया है। और इसके साथ ही साथ मैंने 1 साल एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जॉब भी की है। और मैंने जब हाई स्कूल में था तभी नेचर क्लब बनाया था, नेचर क्लब गोंडा। क्योंकि प्रकृति को लेकर मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ, चीज़ों को देखता रहा हूँ और चिंता करता रहा हूँ। तो मैं हाई स्कूल में था तभी मैंने नेचर क्लब बनाया था गोंडा में ही। और फिर लखनऊ में भी लगातार मेरी पढ़ाइयाँ चली, तो फिर हम लोगों ने पर्यावरण को लेकर काफ़ी काम करना शुरू किया। तो 2008 से ही काम करना शुरू किया पर्यावरण के लिए। और 2012 में अचानक एक मित्र के साथ चर्चा हो रही थी। तो चूँकि उस समय थोड़ा बहुत जानवरों को भी हम लोग रेस्क्यू करते थे, घायल होते थे जो। तो ये बात हो रही थी कि गाय हमको दूध देती नहीं है बल्कि उसका दूध हम छीनते हैं। तो ये जो वाक्य था, मतलब पहले ही जैसे ही मैंने इसको सुना तुरंत ही, मतलब ये एक विचार की तरह एक कौंध गया और फिर तुरंत ही मुझको, मतलब पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। क्योंकि बचपन से मैं भी जब देखता था कि एक गाय का जब दूध निकालना होता है तो उसको और उसके बछड़े को पहले से बांध के रखा जाता है और अचानक बछड़े को खोलते हैं और जैसे ही वो आके अपनी माँ का दूध पीना शुरू करता है तुरंत उसको फिर खींच के किनारे कर देते हैं। मतलब वो उसका काम सिर्फ इतना रखा जाता है कि वो आए, दूध पीना शुरू करे, ताकि दूध जो है प्राकृतिक से उसकी छाती में उतर आए और फिर लोग उसे निकाल लें। तो बचपन से मैं देखता था तो कहीं न कहीं मुझे वो बुरा लगता था, पर शायद उस बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, तो मैंने भी उस पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पर अचानक जब मैंने में ये बात सुनी तो फिर अचानक ही वो सारी बातें ताज़ा हो गई जो बचपन से मैं देख रहा था। और फिर मैंने तुरंत ही निर्णय लिया कि आज के बाद दूध और दूध से बनी चीज़ों का भी उपयोग नहीं करेंगे। बचपन से ही मैं वेजिटेरियन रहा हूँ, पर 2012 में फिर मैंने जो क्रूरता वाले डेयरी उत्पाद थे उनको भी छोड़ दिया और मैं वीगन बन गया। तो चूँकि पहले से ही पर्यावरण के लिए काम करता था तो फिर 2012 से मैं वीगन अभियान जो है उसमें भी मैं लगातार सक्रिय रहा और अब लगातार मैं पर्यावरण और पशु-पक्षियों को बचाने के लिए इस बारे में सक्रिय हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आप 2008 से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और 2012 से आप वीगन हैं और वीगन एक्टिविज्म का काम भी आप 2012 से ही कर रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और आपने भी बताया था, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो गहरी प्रेरणा एक्टिविज्म वाली आपके अंदर कहाँ से आई?
देखिए बचपन से मैंने शुरू में आपको बताया कि बचपन से ही मैं प्रकृति को लेकर काफ़ी लगाव था। मैं पेड़-पौधे बहुत ज़्यादा लगाता रहता था चारों तरफ और वेटलैंड्स के, तालाबों के किनारे जाना, नदियों के किनारे जाना। मैं छोटा ही था, मैं क्लास 3rd 4th 5th में ही था, तो मैं छत के ऊपर बैठकर मैं जो पक्षी गुज़रते थे शाम को अपना दाना वगैरह चुग के, मैं उनके नंबर्स, उनकी स्पीशीज़ के साथ रिकॉर्ड किया करता था। तो पेड़ों के पास जाना, कौन-कौन सी प्रजातियाँ हैं, उनके नाम लिखना, कहाँ पर कौन-कौन सी प्रजातियों की कितनी संख्या पाई जा रही है, पेड़-पौधों की, पक्षियों की, कीड़ों की, जानवरों की, तो वो सारी चीज़ें मैं किया करता था। तो चूँकि काफ़ी ज़्यादा लगाव था और फिर उसके बारे में मैं 2008 में मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया लखनऊ में। तो उस समय मैंने आईटी में डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, तो मुझको कंप्यूटर भी मिल गया और इंटरनेट का भी युग शुरू ही हो चुका था। तो मेरे को फ़ोन मिला, उसमें इंटरनेट भी मिल गया। तो फिर मैं चीज़ों को मैंने पढ़ना शुरू किया इंटरनेट पर मैंने कई सारी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी देखी मैंने। एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है एन इनकन्वीनिएंट ट्रुथ। ये अमेरिका के जी। पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अल गोर, तो उन्होंने बनाई थी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और इसको ऑस्कर भी मिला था इस फ़िल्म को। तो ये 2006 में आई थी फ़िल्म और 2008 में मैंने इसको देखा था। तो इसने बहुत ज़्यादा मुझको मतलब झकझोर के रख दिया जो पूरी तमाम स्थितियाँ वैश्विक स्तर पर दिखाई गईं धरती किस तरह से गर्म होती जा रही है और उसके क्या-क्या बड़े प्रभाव वैश्विक रूप से दिखाई दे रहे हैं और वैज्ञानिक क्या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं आने वाले समय में। तो उसको मैंने देखा तो फिर एक नई मतलब एक नए तरीके से मैंने उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। मैंने तमाम ऑनलाइन कोर्सेज़ थे उनको जॉइन किया क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो पढ़ना शुरू किया और भी तमाम डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में देखी, तमाम वेबसाइट जैसे नासा की क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अमेरिका का, उसकी वेबसाइट है और बाकी ऐसी तमाम जो वैश्विक स्तर पर जो शोध कर रहे हैं जलवायु को लेकर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, उनकी वेबसाइट पर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो फिर धीरे-धीरे पिक्चर क्लियर होने लगी, तो इस बारे में फिर मैंने नेचर क्लब बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, फिर मैंने हफ्ते-हफ्ते में कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया, अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत करना शुरू किया। उसके बाद फिर उन चीज़ों पर जागरूकता कार्यक्रम, प्लांटेशन ड्राइव्स, सफाई के अभियान और ऐसे तमाम अभियान करने शुरू किए। तो मतलब कुल मिलाकर प्रेरणा किसी एक चीज़ से नहीं मिली और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे विज्ञान जी। प्रगति एक मैगज़ीन है ये हर महीने आती है और इसमें मैं बचपन से इसको पढ़ता रहा हूँ मैं लगातार पाठक रहा हूँ सन 2003 से मैं विज्ञान प्रगति का, तो विज्ञान प्रगति में भी इन तमाम मुद्दों पर बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे और बहुत अच्छे तरीके से उसने भी काफ़ी जी। प्रेरणा दी। दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आता था अर्थ मैटर्स, माइक पांडे उसका निर्देशन करते थे, तो उसमें भी वो लगातार पर्यावरण के मुद्दों पर लगातार हर सप्ताह आते थे, तो वो भी मैं देखता था और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। बहुत बढ़िया भैया। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीगन आउटरीच करके आपने अभी तक 10 सालों में कितने लोगों को प्रभावित किया होगा और कितने लोग आप लोगों के एक्टिविज्म से बदले होंगे? देखिए, कितने लोगों को प्रभावित किया, कितने लोग बदले, ये मतलब मैं कहूँगा 100% क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, हम किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते हैं सकारात्मक ढंग से, तो भले उसका 100% परिणाम ना मिले, लेकिन मैं हुँ। मानता हूँ कि कुछ एक अंश या कम से कम है ना एक कुछ छोटा-सा परिणाम तो उसका ज़रूर मिलता है। मतलब एट लीस्ट हम किसी के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि भाई देखो गाय दूध देती नहीं है, हम उसका दूध छीनते हैं। भले उस समय वो उसको ऐसा प्रतीत करे कि नहीं, नहीं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका जो मन है, आखिर दिल सबके भीतर है और वो ज़रूर इस बात को समझ जाता है कहीं न कहीं कि हाँ, ये बात सही है। लेकिन अब चूँकि वो लोग उसका कंज़म्पशन कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो एकाएक कई बार लोग नहीं मान पाते हैं। मतलब एक सही। तरीके से खुद को भ्रम में रखना चाहते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं ये गलत बात है, हम जो कर रहे हैं वही सही। तो कुल मिलाकर जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, सबको प्रभावित किया है और बहुत सारे लोग बिल्कुल मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि वीगन बन जाना मतलब पूरी तरह से संकल्प ले लेना कि आज के बाद हम उपयोग ही नहीं करेंगे बिल्कुल। तो वैसे भी हुँ। बहुत सारे लोग हुए हैं और मतलब मैं मानता हूँ कि कई दर्जन लोग या फिर 100 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से वीगन बन चुके हैं और बाकी हज़ारों ऐसे लोग हैं। अभी मैं वीगन आउटरीच एक संस्था उसके साथ भी काम कर रहा हूँ। हम लोग 4 सालों से लगातार सेमिनार्स और वेबिनार्स करते हैं।
अलग अलग विश्वविद्यालयों के साथ अभी गोवा महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों के साथ हो रहा है। मैंने हरियाणा के अधिकतर अधिकतर यूनिवर्सिटीज के साथ मैंने उनको भी उनके एनएसएस के यूनिट्स के साथ वेबिनार्स किया है। हिमाचल में किया है, उत्तराखंड में किया है, यूपी में किया है, बिहार में किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई हजार मतलब लगभग 50,000 लोगों तक ये बात हमने पहुंचाई होगी बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से, और सबको प्रभावित किया है। और उसमें से बहुत सारे लोगों ने पूरी तरह से संकल्प ले लिया होगा वीगन बनने का, लिया है। और बहुत सारे लोगों ने एटलीस्ट कंजम्पशन कम किया है, या फिर एक एक बीज उनके दिमाग में बो दिया गया है कि हाँ आगे से हमें इस बारे में मतलब एक शुरुआत हो गई है सोच की उनके अंदर। क्या हमारी दोहन और भोगवादी जीवन शैली मानवता, जानवर और धरती के लिए विनाशकारी है? बिल्कुल विनाशकारी है। आज पूरी धरती को आप देखिए, पूरी धरती को हम एक प्रजाति इंसानों ने कब्जा किया हुआ है। जी। इस समय अभी धरती का सभी लोग देख रहे हैं 70% हिस्सा जो है पानी है महासागर में, और करीब 30% हिस्सा जो है वो जमीन है। और आज जमीन का टोटल जो लैंड है हमारे पास धरती पर, उसका लगभग 40% हिस्सा हम अकेले एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्से में रहते हैं, बाकी हिस्से पर और दूसरे औद्योगिक गतिविधियां हम चला रहे हैं। आज किसी के भी घर में चले जाइए, होड़ लगी हुई है कि कितना ज्यादा सामान बाजार से लेकर अपने घर में लेकर चले आए। तो ये सब कहां से आ रहा है? ये जितना सामान हम बाजार में जाते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं, खुश होते हैं, घर में लाते हैं खूब सारा सामान, खुश होते हैं, ये सामान कहां से आ रहा है? आखिर ये धरती को बर्बाद करके ही तो आ रहा है। हम धरती को नोच कर ही तो ला रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं एक चम्मच का, अक्सर दीपावली भी आ रही है तो अधिकतर लोग दीपावली के पहले है ना वो चम्मच खरीदते हैं, मतलब कुछ सामान वो खरीदते हैं जाकर स्टील का या फिर किसी धातु का सामान, कुछ लोग गहने वगैरह खरीदते हैं। तो मैं उसमें उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने खरीदा एक चम्मच, अब उस चम्मच का हमारी धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? वो चम्मच बना हुआ है स्टील का, है ना, स्टील में बनता है लोहे से, लोहा कच्चे लोहे के रूप में धरती में दफन है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा? कच्चा लोहा। अब कच्चा लोहा अधिकांश जो है वो जंगलों के नीचे या पहाड़ों के अंदर दफन है ना, उसके अंदर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम खनन करते हैं, एक जंगल को तहस नहस कर देते हैं, वहां पर हम माइनिंग करते हैं और वहां से हम निकालते हैं कच्चा लोहा। वन्य जीव मारे जाते हैं, जंगल उजाड़ दिए जाते हैं, पूरा जैव तंत्र उनका खत्म कर दिया जाता है। जो माइनिंग का प्रोसेस है उसमें जो हमारा भूजल है वो कंटामिनेट होता है, हमारी जमीन कंटामिनेट होती है, हवा में प्रदूषण होता है, मतलब हर तरह से प्रकृति का विनाश होता है। फिर हमको क्या मिलता है? कच्चा लोहा। अब कच्चा लोहा है, उसको फिर हमें पक्के लोहे में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिफाइन करना पड़ेगा, उसको गलाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमको जरूरत पड़ती है कोयले की। अब कोयला भी ऐसे ही किसी जंगल के नीचे, पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। तो हम क्या करते हैं? फिर हम किसी पहाड़ और जंगल को तबाह करते हैं, फिर वही सारी प्रक्रिया करते हैं प्राणियों को और धरती को तबाह करने वाली, और वहां से निकालते हैं हम कोयला। फिर कोयले को जलाकर हम कच्चे लोहे से फिर हम पक्का लोहा बनाते हैं। फिर संयंत्र में उसको फिर उस पक्के लोहे में हम कार्बन मिलाकर हम स्टील में परिवर्तित करते हैं। वहां पर भी हम बहुत कोयला यूज करते हैं उसको और तमाम चीजों में भारी प्रदूषण होता है। इसके बाद स्टील उसके ब्लॉक से संयंत्र में चले जाते, फिर वहां पर उसी कोयले से और फिर चम्मच। तो इस तरह से जब हमने चम्मच की डिमांड की, एक 5 रुपए का चम्मच, 10 रुपए का चम्मच, तो उसके लिए सोचिए इतने बड़े स्तर पर जंगलों पहाड़ों को तोड़ा गया, हवा पानी मिट्टी को प्रदूषित किया गया, जानवरों को मारा गया, विस्थापित किया गया, एक चम्मच के लिए इतना सब कुछ हुआ। तो इसी तरीके से चम्मच एक उदाहरण मैंने दिया है। कोई भी चीज अगर हम बाजार से खरीदते हैं तो वो प्रकृति को तबाह कर कर ही लाई जाती है। हम बात करते हैं ना अपने देश की जीडीपी की, अर्थव्यवस्था की, कहां से बनती है जीडीपी? लोग कहते हैं कि भाई हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। अरे भाई क्या पैसा हम घर पे छापते हैं? सारा का सारा पूरी अर्थव्यवस्था या जितना भी काम इंसान धरती पर आज कर रहा है, सब एक तरीके से धरती को तबाह करके ही किया जा रहा है। जितने हमारे देश के पास पैसे आ रहे हैं वो भी धरती को तबाह करके आते हैं। उस तबाही में कई सारे लोगों को
जॉब दी जाती है या उस तबाही को कैसे स्किल्ड तरीके से किया जाए, उसके लिए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। आपको उसमें वही बातें सिखाई जाती हैं कि आपको धरती को बर्बाद कैसे करना है। अस्पताल खोले गए हैं, वहां पर आपको जिंदा रखा जाता है ताकि आप ज्यादा समय तक जीवित रह के धरती को बर्बाद कर सकें। मतलब जितनी भी चीजें, चाहे वो प्रोडक्शन में हो चाहे वो सर्विस में हो, जितने भी संयंत्र आज धरती पर इंसानों के समाज में हैं, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से धरती को बर्बाद करने के लिए काम करते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज की डिमांड करते हैं तो हम धरती को तबाह कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी भोगवादी प्रवृत्ति है वही जिम्मेदार है आज धरती की तबाही के लिए, हमारी अपनी तबाही के लिए। और इसके साथ ही जो पशु पक्षी हैं उनकी दुर्दशा, उनके अत्याचार और उनकी तबाही। सादा जीवन उच्च विचार है जीवन के द्वार। इतने ज्यादा हम नहीं पहनते हैं और वो चीजें हम वेस्ट पैदा करते जा रहे हैं, धरती को तबाह करते जा रहे हैं। और जितनी भी चीजें हम खरीद के ला रहे हैं उनका प्रोडक्शन जो है उसमें धरती की तबाही हो रही है। इस्तेमाल के बाद जब हम उसका डिस्पोज करते हैं तब धरती तबाह होती है। तो कुल मिलाकर हम अपनी मांग किसी भी चीज जो है वो कम करना चाहिए। तो ऐसा करके जो है जाने में। दूसरा एक चीज मैं बता दूं, भूख में मांस खाने लगे, दूध पीने लगे, अंडा खाने लगे, तो हमें 5 धरती चाहिए होगी। इतना ज्यादा खेती करने, ज्यादा अमाउंट पैदा करके और उसको। अब शेख सर, हम लोग का अगला प्रश्न है कि मानव स्वास्थ्य के सामने जो गंभीर खतरे हैं वो क्या क्या हैं और किन किन कारणों की वजह से ये चीजें हो रही हैं। देखिए, मैं कहूँ तो हम लोग वेंटिलेटर पर हैं। मानो आज वेंटिलेटर पर बैठा हुआ, सुख सुविधाओं का वेंटिलेटर। अभी जैसे मैं देखो एक जो हमारे शहर में गलियों में गाय घूमती है, उसके पास रहने को न घर है, न उसके पास खाना है, न पानी है, न छत है, पर वो कचरे में खाना खाती है और नाली में पानी पीती है और वो जिंदा रहती है। अगर हम उसकी जगह पर खुद को रख लें 2 दिन के लिए, हम तमाम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अगर उसकी तरह हम कचरे में वो जो खाना खाती है वो खाना हम खाएं, बासी खाना, सड़ा हुआ खाना, कचरे में अंदर गंदा खाना, वो गंदा पानी पिए, 2 दिन में हम भयानक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो हम लोगों ने अपने आप को सुख सुविधाओं के वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। अभी मैं बता दूं, अब बहुत सारे जानवर हैं जो विटामिन सी भी अपने शरीर में खुद बनाते हैं। विटामिन B12, विटामिन के बनाने वाला बैक्टीरिया भी शरीर में रहे, वो सब बनाते हैं। मतलब जो तमाम पशु पक्षी हैं, वन्य जीव हैं, उनकी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर है, बीमारियों से लड़ने में वो बहुत ज्यादा बेहतर सक्षम है। हमने क्या किया है, पिछले कई दशकों में हमने अपनी जीवन शैली को इस प्रकार परिवर्तित किया है कि आज हमारी बॉडी, हमको विटामिन सी बाहर से लेना पड़ता है। इवन विटामिन B12 जो हमारे बड़ी आंत के अंदर बैक्टीरिया बनाते हैं, हमारा शरीर उसको अवशोषित करता था उससे, वो भी हमारा शरीर कई बार नहीं बना पा रहा है। विटामिन B12 की कमी हो रही है, ऐसे विटामिन के नहीं बना पा रहा है। कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के अंदर खुद बनते थे, अब नहीं बना पा रहे हैं। अब हम बाहरी चीजों पर उसके लिए निर्भर होते जा रहे हैं। मतलब हमारी अपनी जो क्षमता है वो घटती जा रही है, खत्म होती जा रही है और हम बाहरी चीजों पर आश्रित होते जा रहे हैं। धरती पर जीवन शुरू कई अरब साल पहले और धीरे धीरे हमने विकास किया है। मतलब हमने अपने आप को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया। जो प्राणी थे तमाम, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज का विकास किया। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं कि मतलब आप जीने के लिए आप ज्यादा समर्थ हो जाए। लेकिन हमने क्या कर रहे हैं, हमने ये जो जीवन शैली अपनी परिवर्तित करी है, आज हम कृत्रिम तरीके से रह रहे हैं, कृत्रिम भोजन कर रहे हैं। हमने अपने आप जोर कर लिया है। अगर हमको पंखा ना मिले एक दिन गर्मी में तो हम पागल हो जाते हैं, तो एकदम बीमार पड़ जाए। बहुत से लोगों को एसी ना मिले तो वो पागल हो जाए। तो जी हमने अपने शरीर का क्या किया है, तो पानी मैं लेता हूँ, उनको सिर्फ मिनरल वाटर चाहिए या आरओ का पानी चाहिए, नल का पानी नहीं पीते। पहले के लोग नदी का, तालाब का पानी आराम से पीते थे। तो हमने अपने शरीर को बड़ा कमजोर किया है और इसका कारण क्या है, इसका कारण है हमने अपने भोजन में बदलाव किया है। कैसा बदलाव किया है, पशु पालन की बात जैसे मुर्गी है, मुर्गी की असली जो जंगलों में रहती है, लाल जंगली मुर्गा उसे कहते हैं,
वो साल में 10-12 अंडे देती है और अंडे वह उसको दूध। और आज भारत के अंदर जो ब्रॉयलर ट्रायलर हम रखते हैं, नकली मुर्गियां जिनको बनाया है, उन असली मुर्गियों की चीज में परिवर्तन करते हैं। इससे हम साल में भारी मात्रा में आज मुर्गियों को हर दिन या हर दूसरे दिन एंटीबायोटिक खिलाया जाता है। इस तरीके से उनके शरीर में ग्रोथ कराते हैं, ज्यादा अंडे का उत्पादन कराते हैं कि अगर उनको एंटीबायोटिक पर जिंदा न रखें तो वो मर जाए। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दशकों में अगर ऐसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ ही दशकों में अगर हमारे शरीर पर एक खरोच लग जाएगी तो शायद हमारा शरीर खराब हो पाए। तो हमारे स्वास्थ्य के सामने एक तो बड़ी चुनौती एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता जा रहा है क्योंकि हम कम पौधाधारित भोजन खा रहे हैं। और तीसरा कि ये जो दो है, हमारे अतीत में अब तक जितनी महामारियां आई हैं उसमें से 70% ज्यादा महामारियां जो रही हैं वो पशुजन्य महामारियां रही। मतलब वो किसी जानवर से इंसानों में आई हैं। कोविड-19 भी एक जूनोटिक पैंडेमिक थी, एक पशुजन्य महामारी थी। अब भैया हम लोग लास्ट प्रश्न पे चलते हैं और अंतिम प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप लोग वीगन आउटरीच करते हैं और एक्टिविज्म करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो तमाम तरह के प्रश्न आप लोगों से करते हैं और आप लोग बखूबी उनका जवाब भी देते हैं। हर तरह के तर्क के माध्यम से उनको समझाते हैं कि विगनिज्म क्यों आवश्यक है और जानवरों की हत्या और उनसे उत्पन्न पशु पदार्थ क्यों नहीं लेने चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ लोग इतना कुछ जानने के बाद भी क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, उसका मेन कारण क्या हो सकता है? देखिए, इंसान का एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। एक साइकोलॉजी में एक टर्म है सिनिकल। इसको मैं समझा देता हूँ कि क्या है ये, कि जैसे हमको अचानक कोई समस्या के बारे में सुनाई दिया, हमने उसके बारे में गंभीरता से पढ़ा, हमको लगा कि भाई इस समस्या को हमें सुलझाना चाहिए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसके बारे में और ज्यादा सोचना शुरू किया। एक ऐसी सिचुएशन आई जब हमको लगा यार हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर इंसान उस समस्या के बारे में आगे से सुनना भी नहीं चाहता है। मतलब वो इस तरह से हार मान लेता है कि आगे से कोई अगर उस समस्या के बारे में बात करता है तो तुरंत ही वो वहां से हट जाता है। अगर टीवी पर उसके बारे में कोई न्यूज आ रही है वो तुरंत उसको देखना बंद कर देगा, वो इग्नोर करने लगता है उस समस्या को। बिल्कुल ऐसे ही ये भी समस्या है। असल में क्या है ना, इंसानों में इच्छा शक्ति की बड़ी कमी है। इंसान अपनी आदत के इस कदर गुलाम हो जाते हैं कि इच्छा शक्ति की बड़ी कमी हो जाती है। अब जैसे मांस का कंजम्पशन है, दूध के उत्पादों का कंजम्पशन है, इंसान इसकी आदी हो चुका है। वो आदत को अपने नहीं छोड़ पा रहा है। एक बार वो कोशिश करता है, एक बार खुद को समझाने की कोशिश भी करता है कि चलो छोड़ देता है ना, वो समस्या को समझता है और वो कोशिश करता है कि चलो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उसकी जो आदत है वो उसको रोक देती है और आगे से फिर वो ऐसे उत्तर ढूंढने लगता है जिससे वो अपनी गलत बात को प्रूव कर पाए आपके सामने। मतलब वो खुद को भ्रम में रखने के लिए वो ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ के लाता है उल्टे सीधे कि भाई देखो दूध पीना इसलिए जरूरी है, मांस खाना इसलिए जरूरी है, अगर नहीं खाएंगे तो जानवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, दूध नहीं पिएंगे तो उसका बछड़ा ज्यादा पी के मर जाएगा, गाय ज्यादा दूध बनाती है। मतलब ऐसे उजूला जो बातें हैं वो निकाल के लेकर आते हैं। क्यों? ऐसा शोषण करना चाहिए, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी जो गलत आदत है उसको अपने आप को प्रूव कर पाए कि नहीं भाई हम तो कर रहे हैं ठीक है, इसका भी एक है भाई, जो हम कर रहे हैं उसका कुछ वजह है उसकी। तो कुल मिलाकर अगर अपने आप ही मतलब मान लीजिए वो मान लेते हैं कि मांस खाना गलत है, दूध पीना गलत है, वो भी मान लेता है और फिर भी वो मांस खाए तो वो अपने आप ही दे पाएगा। आपको बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, उनको कराने पड़ते हैं कि वो अपने आप को कुल मिलाकर किसी बात अपनी कोशिश करते हैं क्योंकि तुम गलत तुमको छोड़ना धन्यवाद भैया कि आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां यहाँ पर शेयर की
उनको साझा की। और मुझे लगता है कि इन सब जानकारियों से जो हमारे वीगन एक्टिविस्ट होंगे, एनिमल एक्टिविस्ट होंगे, पर्यावरण के लिए काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता होंगे, सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। और जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनमें मैं ऐसा आशा करता हूं कि उनके अंदर बदलाव होंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ पर समापन करते हैं। और एक बार पुनः तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद भैया। धन्यवाद कमलेश, धन्यवाद सभी को।